कॉल रखने के बाद ब्रिगेडियर सर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से आरव से मिशन के बारे में बात करे। फिर ब्रिगेडियर सर खुद ने बोले, मुझे इस बारे में पहले पता ही नहीं था कि आरव का कोई फैमिली मेंबर भी है, लेकिन अब जब उसके परिवार वाले हमारे सामने आ चुके हैं तो हम उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आरव अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला। ब्रिगेडियर सर ऐसी दुविधा में फंस चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो चुका था। अपने भाई की ऐसी कंडीशन के बारे में जानकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने सालों बाद अपने भाई को ऐसी हालत में पट्टियों से लिपटा हुआ देखेगा। तभी उसे उस अनजान नंबर से कॉल आने लगा, पर उसने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से उसी शख्स की आवाज आई, अभी तो तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है और उसकी हालत भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे घर नहीं बुलवाया ना तो शायद ही तुम अपने भाई को सही सलामत देख पाओगे। आखिर तुम हो कौन और मेरे भाई से क्या चाहते हो? उस आदमी की ऐसी बातों को सुनकर अर्जुन चिढ़ते हुए बोला। उस आदमी ने कहा, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, पर इतना ध्यान रखना कि अगर तुम अपने छोटे भाई की जिंदगी बचाना चाहते हो तो उसे वापस अपने पास बुला लो। ये कहने के बाद कॉल दोबारा से कट गया। कॉल रखने के बाद अर्जुन ने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कॉल नहीं लग रहा था। उसे अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन जो उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। वहीं अर्जुन इस बात से भी परेशान था कि वो इसका हल कैसे निकाले। उसके घर में चल रहे इतने सालों से कोल्ड वॉर को अब तक कोई सॉल्व नहीं कर सका था और अब एक नई मुसीबत उसके सर पर मंडराने लगी थी। उस अनजान आदमी की बातों को सुनने के बाद अर्जुन को अब अपने भाई की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। उसे पता नहीं था कि सामने वाला इंसान आखिर है कौन, लेकिन आरव की ऐसी हालत को देखने के बाद अर्जुन अब अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था और वो किसी भी हालत में उसे अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था। तभी उसने अपने असिस्टेंट से कहा, हमें मुंबई पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हितेश अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखने के बाद बोला, सर हम 40 मिनट के अंदर मुंबई पहुंच जाएंगे। अर्जुन बोला, ठीक है, पायलट को कहो कि प्लेन वापस कश्मीर की ओर घुमा ले। मैं अपने भाई को ऐसी हालत में छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूँ। जब तक मेरा भाई पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की बातों को सुनकर एक पल के लिए हितेश सकपका गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अर्जुन के फैसले पर क्या जवाब दे। उसे भी पता था कि इस वक्त कश्मीर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में वहां जाकर रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। हितेश कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सर, अगर बिग बॉस को इस बारे में पता चल गया कि आप शहर से बाहर हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने असिस्टेंट की बातों को अर्जुन ने नजरअंदाज कर दिया। वो अब कैसे भी करके अपने भाई और पापा को मिलाकर ही दम लेगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने पापा को मैसेज कर दिया कि वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा है और उसे आने में कुछ दिन लग सकते हैं। मैसेज लिखने के बाद उसने उसे अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दिया। आधी रात हो चुकी थी, जिस वजह से इस वक्त टेक ऑफ के लिए कोई भी फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अर्जुन को वापस आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने भी अर्जुन के प्राइवेट जेट को लैंड करने की परमिशन दे दी। फ्लाइट से उतरने के बाद अर्जुन अपने असिस्टेंट के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने एक होटल पर चला गया ताकि वो वहाँ पर रहकर अपने भाई के ऊपर नजर रख सके। होटल तक आते आते उसे रात के 10 बज चुके थे। फ्रेश होने के बाद उसने डिनर किया और अपना लैपटॉप लेकर उसमें हाल ही में हुए कश्मीर के न्यूज के बारे में रिसर्च करने लगा ताकि उसे कश्मीर में हुए घटनाओं और हालातों के बारे में पता चल सके। कुछ देर तक अपने लैपटॉप में स्क्रॉल करने के बाद उसने कुछ टॉपिक पर नजरें डाली जो कि उसके काम आने वाले थे। काफी रात तक काम करना उसकी फितरत सी हो गई थी, जिस वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बाहर से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके की वजह से उसे ठंड का एहसास हुआ तो उसने देखा कि बालकनी की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। ये देखकर वो उठा और खिड़की बंद करके वापस से अपने लैपटॉप में खबरें पढ़ने लगा। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज का टोन बजा। उसे लगा कि शायद उसके पापा ने उसका भेजा हुआ मैसेज पढ़ लिया होगा और उन्होंने इस बारे में रिप्लाई किया होगा। ये सोचकर उसने जैसे ही अपना मोबाइल उठाया, एक और नए नंबर से उसके मोबाइल पर मैसेज आया हुआ था। अर्जुन जैसे जैसे मैसेज पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती गई। उसने अपने मन में कहा, इस आदमी को कैसे पता चला कि मैं मुंबई न जाकर वापस कश्मीर आ गया हूँ? कहीं वो मेरे आसपास तो नहीं है? ये सोचकर अर्जुन अपनी बालकनी में जाकर इधर उधर झांकने लगा कि उसे कोई दिख जाए, लेकिन आधी रात हो जाने की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से इस वक्त कश्मीर में काफी बर्फ भी गिर रही थी।
जिस वजह से हर जगह पर सफेद चादर बिछा हुआ था, जिस वजह से उसे काफी ठंड भी लग रही थी। कमरे में वापस आने के बाद उसने उस अननोन नंबर वाले आदमी को कॉल किया, पर इस बार उस आदमी ने कॉल उठा लिया। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने से उस शख्स की आवाज सुनाई पड़ी। वो बोला, हेलो मिस्टर अर्जुन, मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगे। मैं जानता था तुम अपने भाई को इस हालत में कभी नहीं देखना चाहोगे। क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ ना? उस अनजान शख्स की बातों को सुनकर अर्जुन फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो फिर ये भी बता दो कि आखिर तुम हो कौन और मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उस आदमी ने कहा, मिस्टर अर्जुन सिंह, मुझे पता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। बस मैं तुम्हारे भाई को बचाना चाहता हूँ। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर अर्जुन दंग रह गया। उसने कहा, जब तुम मेरे भाई को बचाना ही चाहते हो तो आखिर ऐसे छुप छुप कर मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? हम मिलकर भी तो इस बारे में बात कर सकते हैं ना? वो आदमी बोला, तुम्हारी बात भी सही है अर्जुन, लेकिन हम इस बात को जितना कॉन्फिडेंशियल रखें उतना ही बढ़िया होगा। हाँ, अगर तुम अपने भाई के कुछ छुपे हुए राज को जानना चाहते हो तो रात के ठीक 12:30 बजे तुम्हारे होटल के नीचे एक ब्लैक कार आ जाएगी। तुम उस गाड़ी में बैठ जाना, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। ये कहने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और अर्जुन बस अपने मोबाइल को देखता रह गया। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान उसे चाहता क्या है, जो उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। लेकिन अब उसे 12:30 बजे तक का इंतजार करना था, क्योंकि बिना उसके उसे अपने सवालों का जवाब मिलना मुश्किल था। यही सोचकर उसने अपना मोबाइल बिस्तर पर फेंका और वापस लैपटॉप में अपना कुछ काम करने लगा। वहीं इतने सालों बाद आए आरएफ के फैमिली मेंबर्स को लेकर ना जाने क्यों ब्रिगेडियर सर को अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें घबराहट भी हो रही थी। ब्रिगेडियर सर खुद ने बोले, आरव अगर इतने बड़े खानदान का बेटा है तो फिर उसे ढूंढने के लिए उन सभी को इतने साल कैसे लग गए? उनके पास इतनी दौलत है कि वो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को ढूंढ सकते थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? पता नहीं, पर ना चाहते हुए भी ब्रिगेडियर सर को अर्जुन के ऊपर डाउट हो रहा था कि कहीं वो किसी आतंकवादी संगठन का मेंबर तो नहीं जो अर्जुन का भेष लेकर आरव से मिलने आया हो। और यही सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी करण भागते हुए ब्रिगेडियर सर के केबिन में आया। करण को ऐसे हाफते हुए देखकर कर्नल सर और ब्रिगेडियर सर दोनों ही उसकी ओर देखने लगे। ब्रिगेडियर सर बोले, क्या बात है करण, तुम इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर करण के मुंह से बस इतना निकला, सर वो आरव का नाम सुनते ही ब्रिगेडियर सर तुरंत बिना सोचे समझे अपने केबिन से निकलकर भागते हुए मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े, जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर में ही बनाया गया था। ब्रिगेडियर सर जैसे ही वहां पहुंचे, डॉक्टर नितिन आरव का इलाज कर रहे थे। आधे घंटे तक आरव के वार्ड में रहने के बाद डॉक्टर नितिन एक गहरी सांस लेकर आरव की ओर देखने लगे, जिसकी आंखों में इस वक्त कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। डॉक्टर नितिन आरव की ओर देखकर बोला, मुझे गर्व है मेजर कि मैं आप लोगों के साथ इस अस्पताल में रहकर आप लोगों की देखभाल करता हूँ, लेकिन मैं अभी जो आपको कहने वाला हूँ उसके बाद शायद आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। उसने आगे कहा, आई एम सॉरी मेजर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही आप आगे चलकर आर्मी में टिक पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे करके काम करना बंद कर रहा है। यहाँ तक कि कमर से नीचे आपका पूरा शरीर मानो पैरालाइज सा हो गया हो। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर आरव की आंखों में आंसू बहने लगे, पर वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर नितिन आरव के हाथों में अपना हाथ रखकर बोले, आई एम सॉरी मेजर। ये बोलकर डॉक्टर नितिन आरव के वार्ड से बाहर निकल गए। वहीं डॉक्टर नितिन के जाने के बाद अब आरव की आंखों में आंसू धारा की तरह बहने लगे। जो कुछ भी अभी डॉक्टर नितिन ने कहा, उसे उस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच भी हो सकता है। वहीं जैसे ही डॉक्टर नितिन आरव के वार्ड से बाहर निकले, ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर दोनों ही सामने खड़े दिखाई दिए। डॉक्टर नितिन के ऐसे चेहरे को देखकर ब्रिगेडियर सर की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या बात है डॉक्टर? आरव इस वक्त कैसा है? उसे क्या हुआ है? तभी करण बोला, हाँ डॉक्टर बोलिए ना, मेरा भाई कैसा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना डॉक्टर। डॉक्टर नितिन वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखने लगे, जिनके चेहरे पर बस एक ही सवाल दिखाई दे रहा था और वो सब बस आरव के बारे में जानना चाहते थे। ये देखकर डॉक्टर नितिन बोले, आई एम सॉरी, मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि अब मेजर आरव सिंह शायद ही अपनी जर्नी आर्मी में कंटिन्यू कर पाएंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या डॉक्टर? ब्रिगेडियर सर ने अटकते हुए कहा। डॉक्टर बोले, पता नहीं
कैसे आरफ का हर एक अंग काम करना बंद कर रहा है। थोड़ी देर पहले से कमर से नीचे का पूरा एरिया काम ही नहीं कर रहा है, मानो उसकी कमर से नीचे पैरालाइज हो गया हो। लेकिन अब उसके पूरे शरीर ने ही काम करना बंद कर दिया है, बस दिल और दिमाग को छोड़कर। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर मानो ब्रिगेडियर सर की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगे, लेकिन उन्हें कर्नल सर ने सही वक्त पर संभाल लिया। ब्रिगेडियर सर धीमे लहजे में बोले, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? डॉक्टर बोले, जी सर, आप मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात उनके सामने मत कीजिएगा जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। डॉक्टर की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और आरफ से मिलने के लिए उसके वार्ड के अंदर चले गए। अभी तक तो आरफ ठीक था, फिर अचानक उसके साथ ये सब कैसे हो गया? और अर्जुन को कॉल करने वाला वो अनजान शख्स उससे क्या चाहता है? क्या आरफ कभी ठीक हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए